साफ निकल के आता है कि मानव पूर्ण रूप से किसके नियंत्रण में है, प्रकृति के नियंत्रण में है, पर्यावरण के नियंत्रण में है। और मानव के द्वारा पर्यावरण के जो भी आदेश हैं, आदेश का यहाँ पे अर्थ लिया जाता है कि जैसी पर्यावरणीय दशा होगी, जैसी परिस्थिति होगी, उसका उपयोग करते हुए मानव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी। अगली परिभाषा की अपन बात करते हैं। फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या है कुमारी सेमपुल, और कुमारी सेमपुल मूलतः तो अमेरिकन भूगोलवेत्ता है, क्योंकि जैसा अपन ने पहले बात की थी कि निश्चयवादी जो विचारधारा है, पर्यावरणीय जो निश्चयवाद है, वातावरणीय जो निश्चयवाद है, वो जर्मन विचारधारा का है। जर्मन भूगोल जो वेता है या जर्मनी के जो भूगोल वेता है वो निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक है, जबकि कुमारी सेमपुल मूलतः तो अमेरिकन भूगोल वेता है, अमेरिका से हैं। लेकिन कुमारी सेमपुल है वो फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या है, और शिष्या होने के नाते उन्होंने उन्हीं विचारों का समर्थन किया है जिसका समर्थन उनके गुरु फ्रेडरिक रेडजेल ने किया। तो कुमारी सेमपुल ने मानव भूगोल से संबंधित अपनी रचना भौगोलिक वातावरण का प्रभाव में निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए बहुत अच्छी बात की। ये परिभाषा बहुत से एग्जाम में पूछी भी है कि मानव पृथ्वी तल की उपज है। मानव पृथ्वी तल की उपज है, अर्थात मानव के पास जो कुछ भी संसाधन है, जो कुछ भी वस्तु है, वो सब किसकी देन है? पृथ्वी की देन है। यानी मानव का स्वयं का कुछ भी नहीं है। मानव के पास जो कुछ उपलब्ध है आज की स्थिति में, आज उसके पास जो भी संसाधन है, जिसका भी उसने निर्माण किया, वो मानव की देन नहीं है। वो किसकी देन है? वो पृथ्वी की देन है, वो प्रकृति की देन है, वो पर्यावरण की देन है। चाहे उसको प्राकृतिक पर्यावरण ने प्रदान किया हो, चाहे उसे मानवीय वातावरण ने प्रदान किया हो, लेकिन मानव के पास जो भी है वो सब किसका है? पृथ्वी का है, प्रकृति का है, पर्यावरण का है। दूसरी बात यहाँ पे आप देखिए कि कुमारी सेमपुल ने जो ये परिभाषा दी, सारगर्भित परिभाषा, जिसका आपने कहा कि मानव पृथ्वी तल की उपज है, इसका दूसरे शब्दों में जो अर्थ लिया जाता है कि मानव है वो पूर्ण रूप से किस पर आधारित है? पृथ्वी पर आधारित है, प्रकृति पर आधारित है, और वो पृथ्वी के एक शिशु के समान है, पृथ्वी के बच्चे के समान है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, पालन पोषण करती है, उसको जन्म देती है, उसको बड़ा करती है, उसको खिलाती है, पिलाती है। तो एक बच्चे को जो भी वस्तु प्राप्त होगी वो किसके माध्यम से? उसकी माता के माध्यम से। और मानव को भी किसके रूप में? पृथ्वी के शिशु के रूप में माना गया है। जैसा फ्रेडरिक रेडजेल ने भी कहा, जैसा कुमारी सेमपुल कह रही है कि जो मानव है वो पृथ्वी का बच्चा है और उसकी धूल का कण है, पृथ्वी का कण है। जिस प्रकार माता अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसी अनुसार पृथ्वी ने भी मानव का पालन पोषण किया है। पालन पोषण किसके रूप में किया है? कुमारी सेमपुल उदाहरण के रूप में जो बात कहती हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने इस विचार को प्रमाणित करने का प्रयास किया। कुमारी सेमपुल ने कहा कि मानव का शारीरिक जो विकास है, मानव का शारीरिक विकास का अर्थ लिया जाता है कि मानव के शारीरिक जो अंग हैं वो किसकी देन है? प्रकृति की देन है। अब मानव के शारीरिक अंग जो विकसित होंगे, चाहे उसके हाथ हो, पांव हो, शरीर हो, वो किस पर निर्भर करेंगे? वहां की प्रकृति, यानी वहां की प्राकृतिक जो दशा है उस पर निर्भर करेंगे। अब आप देखिए कैसे निर्भर करेंगे। उदाहरण के तौर पे कुमारी सेमपुल जो बात कहती है, तो वो कहती है कि पर्वतीय प्रदेश में निवास करने वाला जो मानव है, पर्वतीय प्रदेश से दुर्गम ऊंचाइयों का जो क्षेत्र है, विकट परिस्थितियों का जो क्षेत्र है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाला जो मानव है उसके पांव यानी पैर जो हैं वो बलशाली होते हैं, मजबूत होते हैं। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाले मानव को अपने आवास स्थल तक जाने या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसको पर्वतीय क्षेत्र से ऊपर नीचे उतरना या चढ़ना पड़ता है। और ऊपर नीचे उतरने या चढ़ने में सबसे अधिक जो श्रम है, सबसे अधिक जो उपयोग है वो किसका किया जाता है? पैरों का किया जाता है। और इस रूप में मानव के जो पैर है वो क्या होंगे? मजबूत होंगे, बलशाली होंगे। कौन से क्षेत्रों के? पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले मानव के। दूसरा उदाहरण वो देती है कि पठारी क्षेत्र में निवास करने वाला जो मानव है, या अपन कहें कि जलीय भागों में निवास करने वाला जो मानव है, जलीय जो क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र में भी पैर है वो बलशाली होंगे। जलीय भागों में निवास करने वाला जो मानव है उसके हाथ हैं वो बलशाली होंगे। हाथ कैसे बलशाली होंगे? कि जलीय क्षेत्रों को पार करने के लिए, आवागमन करने के लिए उसके द्वारा नाव का उपयोग किया जाएगा, या वो तैरकर उस क्षेत्र को पार करेगा।
तो उस रूप में चाहे वो नाव का उपयोग करता है, तो नाव को खींचने के लिए, नाव को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हाथों के प्रयोग की अधिक आवश्यकता होती है। तो जलीय भागों में निवास करने वाला जो मानव है, तटवर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाला जो मानव है, उसके हाथ है वो बलशाली होंगे, मजबूत होंगे। जबकि कुमारी सेनफुल कहती है कि मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाला जो मानव है, नदियों का मैदानी प्रदेश जहां कृषि कार्य की प्रधानता होती है, तो ऐसे क्षेत्र में निवास करने वाले मानव के हाथ और पांव दोनों बलशाली होंगे, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में कृषि कार्य करने के लिए मानव को हाथ और पांव दोनों का उपयोग करना पड़ता है। तो कुमारी सेनफुल जो बात कहना चाहती है इस विचारधारा के माध्यम से, इस परिभाषा के माध्यम से, वो कहना चाह रही है कि मानव का शारीरिक जो विकास होगा, शारीरिक अंगों का जो विकास होगा, जैसा उन्होंने उदाहरण के तौर पे कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाले मानव के पैर बलशाली होंगे, जलीय भागों में निवास करने वाले मानव के हाथ बलशाली होंगे, मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाले मानव के हाथ और पांव दोनों बलशाली होंगे। इस प्रकार मानव का शारीरिक जो विकास होगा वो किसका परिणाम है? प्रकृति का परिणाम है, पर्यावरण का परिणाम है। दूसरी बात यहाँ पे कुमारी सेनफुल जो कहती है कि मानव का चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे मानवीय गतिविधियों का विकास हो, चाहे मानव का आर्थिक सामाजिक विकास हो, क्योंकि जैसा प्रभाव की बात की, कुमारी सेनफुल कहती है कि मानव पर पर्यावरण का प्रभाव होगा। प्रभाव किस रूप में होगा? शारीरिक प्रभाव होगा, शारीरिक विकास, जैसे अभी अपन ने बात की। मानवीय विकास, जैसे जैसे मानवीय आवश्यकताएं बढ़ेगी, मानवीय सोच है उसका विकास होगा। मानवीय गतिविधियों का विकास, मानवीय आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो मानवीय गतिविधियां का भी विकास होगा, चाहे प्राथमिक हो, चाहे द्वितीयक हो, चाहे तृतीयक हो। प्राचीन समय का मानव मानवीय गतिविधियों का विकास हुआ। प्राचीन समय का मानव केवल भोजन, वस्त्र, आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कार्य करता था। केवल प्राथमिक आवश्यकताएं थी, मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान थी। उसके बाद समय के साथ जैसे और विकास होता गया, मानवीय आवश्यकताएं बढ़ती गई, जिसको अपने उच्च आवश्यकताओं के रूप में कहा, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, परिवहन है। तो ये सब मानव की उच्च आवश्यकताएं हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास हुआ, आय के साधनों का विकास हुआ, समाज का विकास हुआ। तो शारीरिक विकास हो, चाहे मानवीय विकास हो, चाहे मानवीय गतिविधियों का विकास हो, चाहे आर्थिक सामाजिक विकास हो, तो संपूर्ण विकास क्रम है वो किसका परिणाम है? पर्यावरण का परिणाम है। तो इस रूप में कुमारी सेनफुल जो बात कहती है वो यहाँ पे चरितार्थ भी होती है कि मानव पृथ्वी तल की उपज है। अगली परिभाषा की अपन बात करते हैं अरस्तु। अरस्तु ने अपनी रचना राजनीति, पॉलिटिक्स में निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन किया, और निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए बहुत सुंदर बात इन्होंने कही है। इन्होंने इस विचारधारा को प्रमाणित करते हुए कहा कि यूरोप के ठंडे देशों के निवासी बहादुर प्रवृत्ति के होते हैं। यूरोप जो महाद्वीप है, जहाँ की शीत कटिबंधीय जलवायु है, ठंडी जलवायु जिसको अपन कह सकते हैं, तो यूरोप के ठंडे देशों के जो निवासी हैं वो क्या होते हैं? बहादुर प्रवृत्ति के होते हैं। जबकि विचार एवं तकनीकी कौशल में क्या होंगे? कमजोर होंगे, बहादुर होंगे, क्योंकि वहां की जलवायु परिस्थितियां कठोर जलवायु है, विपरीत परिस्थितियों वाली जलवायु है, फिर भी वहां पे मानवीय निवास है, मानवीय क्रियाएं हैं। तो वो वहां का जो निवासी है, ठंडे देशों का जो निवासी है, कम ताप के क्षेत्रों में निवास करने वाला जो मानव है, वो बहादुर तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या होगा? तकनीकी विचार कौशल में कमजोर होगा। जबकि एशिया के लोगों का यहाँ पे अर्थ लिया जाता है उच्च तापमान की जो क्षेत्र है या गर्म जलवायु के जो क्षेत्र है, वहां निवास करने वाले मानव क्या होते हैं? विचारवान और कुशल तो होते हैं, लेकिन